गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने नेक्स्ट क्लास जो अपने माइक्रोबायोलॉजी के आगे चलते हुए अपने इस क्लास में बात करेंगे अपने कुछ जैसे माइक्रोबायोलॉजी की माइक्रोब्स जो होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी की अपने जैसे सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट बनने का कारण क्या बना, माइक्रोब्स कैसे बने, इस चीज़ के बारे में आज अपना थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी अपने इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अपने माइक्रोब्स होते क्या हैं, तो वो कैसे डेवलप हुए। तो इसके बारे में कुछ साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कुछ थ्योरी दी थी, उसके बाद में इनकी कुछ नेचर्स का पता चला और कितने परसेंट इसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं और कितने परसेंट इसके अंदर हार्मफुल या बैड होते हैं, ठीक है। तो वो अपने लिए मायने रखती है, ठीक है। तो माइक्रोब्स अपने लिए इम्पोर्टेंस देखो, माइक्रोबायोलॉजी की इम्पोर्टेंस है तो माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस है, तभी माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट बना है। तो अपने माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए कि माइक्रोब्स क्या। देखो जनरली अपने देखते हैं तो माइक्रोब्स क्या करते हैं। देखो माइक्रोब्स अपने बात करते हैं सॉइल के अंदर भी अपने या फिर एयर के अंदर। माइक्रोबायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांच है इसमें, तो इसमें अलग अलग चीज़ होगी। देखो तो माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग ब्रांच है ना, तो ब्रांच में भी एयर माइक्रोबायोलॉजी होती है, ठीक है, एनिमल की और प्लांट की और ये मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अपने जैसे माइक्रोब्स की इसमें माइक्रोब्स की इम्पोर्टेंस कैसे होती है। देखो गुड और बैड दो टाइप के होते हैं, ठीक है, गुड और बैड। तो दो टाइप के होते हैं, तो इसमें सीधा सा है कि अच्छा और बुरा दोनों ही अपने लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर अच्छा है तो वो तो वैसे महत्वपूर्ण हो गया, लेकिन बुरा है तो उसके लिए भी क्या होगा कि बुरा होगा तो उसको ख़त्म करने के लिए अपने जो टेक्निक अपने काम में लेते हैं तो उस हिसाब से भी वो इम्पोर्टेंस रखता है। और बैड जो बुरा होता है तो कितने परसेंट तक बुरा हो सकता है और क्या नुकसान कर सकता है तो इसकी स्टडी भी ज़रूरी होती है, ठीक है, और उसका कंट्रोल भी ज़रूरी होता है। दोनों टाइप के हो गए, ठीक है। तो माइक्रोब्स होते हैं, तो माइक्रोब्स क्या होगा सॉइल के अंदर, देखिए, ठीक है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं, अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो अपने लिए क्या आ जाएगा इसमें, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। एयर की माइक्रोबायोलॉजी होती है, ठीक है। एरो माइक्रोबायोलॉजी भी तो होती है, एयर के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं, सॉइल के अंदर माइक्रोब्स रहते हैं। एक्वाटिक यानी कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर भी माइक्रोब्स रहते हैं, तो वो जलीय माइक्रोबायोलॉजी हो गई। तो इस हिसाब से इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है माइक्रोबायोलॉजी की, ठीक है। तो उसके अंदर वो पर्टिकुलर उसी चीज़ पे स्टडी की जाती है। तो जैसे मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी है तो मेडिकल साइंस, जिसमें ह्यूमन बींग्स का मेडिकल साइंस आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, ह्यूमन डिजीज जितनी भी होती है उसमें जितने भी माइक्रोब्स के रोल रहते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो ये इसकी बहुत सारी ब्रांच होती है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है कि अपने दिमाग में होना चाहिए कि ये सब चीज़ माइक्रोबायोलॉजी पे ही चलती है। ये जितनी भी रिएक्शंस जितनी भी होती है, अब इसमें देखो सोइल के अंदर होगा तो सोइल के अंदर देखो कार्बन साइकिल होता है, नाइट्रोजन साइकिल होता है, सल्फर का होता है। ये जो इनके जो साइकिल चलते हैं ना, कार्बन, नाइट्रोजन और ये सल्फर के, ये जो साइकिल जो चलते हैं, ठीक है, फास्फोरस के जो साइकिल चलते हैं, ये सारे जितने भी न्यूट्रिएंट के जितने भी साइकिल चलते हैं, ठीक है, तो उनमें किसका रोल रहता है, इनमें सोइल जो, अब देखो सोइल तो इनका सबका आधार होगा ही होगा। अब सोइल के अंदर माइक्रोब्स होते हैं तो इनका भी इसके अंदर रोल रहता है। तो इनके सारे जो साइकिल चलते हैं तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, उसी की वजह से इन न्यूट्रिएंट्स का कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा, या तो इनका निर्माण होगा या फिर वो उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन का साइकिल तो पढ़ा ही होगा सबने, कार्बन का भी इसी प्रकार से होता है। तो ठीक है, तो ये अपने पढ़ेंगे, अपने डिटेल में इनको पढ़ेंगे तो वहाँ इनके माइक्रोब्स का भी नाम आएगा, ठीक है। बेड के अंदर अपने बात करते हैं तो ये गुड के अंदर देखो सॉइल के अंदर, और अब इसके अंदर क्या होता है, बेनिफिशियल जो जितने भी होते हैं, तो बेनिफिशियल के अंदर क्या होते हैं, कुछ हेल्पफुल ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी बढ़ाते हैं। और दूसरा बेनिफिशियल और किस प्रकार से हो सकते हैं, वो कि एंटागोनिस्टिक इफेक्ट, एक माइक्रोब ऐसा होता है जो दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के काम में आता है। तो वो खेती के अपने मकसद से देखते हैं तो वो अपने लाभदायक हो सकता है, ठीक है। बेड के अंदर क्या करते हैं अपने, इसमें देखो ये चीज़ क्या करेगा, स्पॉइलेज करते हैं, ठीक है, स्पॉइलेज करते हैं या फिर डिजीज़ पैदा कर देते हैं। तो उस चीज़ को अपने क्या बोल देते हैं, बैड इफेक्ट हो गया, वो बुरा प्रभाव डालते हैं। तो स्पॉइलेज, कोई भी चीज़ लंबे टाइम तक पड़ी रहती है, अगर उसको अपने खुला छोड़ दिया, ठीक है, उसको ढक के नहीं छोड़ते तो उसके अंदर बदबू आने लग जाती है। तो बदबू आने का क्या कारण होता है, उसके अंदर क्या हो गया, कुछ माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है। और जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इसका
कोई पता नहीं था कि क्या इसके अंदर क्या, जब तक इसको देख नहीं पाते थे या फिर जब तक माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक इसके माइक्रोब्स के बारे में अपने स्टडी भी नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो अब इसमें एक चीज़ तो ये हो गई कि ये गुड और बैड कितने इंपॉर्टेंस के आधार पे बता रहा हूँ कि अच्छा और बुरा किस प्रकार हो सकता है। अगर जनरल क्वेश्चन ही पूछ ले कि इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो बायोलॉजी या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस पूछे तो उसमें क्या लिखना है अपने को, इसकी ब्रांच लिख देनी है कि एयर माइक्रोबायोलॉजी होती है तो उसमें एयर के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होती है उसकी स्टडी होती है। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है तो सॉइल की उसके अंदर स्टडी होती है। ठीक है, और जैसे मेडिकल की माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके अंदर मेडिकल की होती है। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या होगा, पॉइंट टू पॉइंट अपने सिंपल सा इंपॉर्टेंस में माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस लिख देंगे। दूसरी चीज़, अब इसमें माइक्रोब्स सूक्ष्म जीवों की अगर महत्व लिखना होता है तो उसमें क्या लिखेंगे अपने, गुड और बैड दोनों टाइप के लिखने होंगे कि उसके अच्छे प्रभाव क्या होते हैं और बुरे प्रभाव क्या होते हैं। बुरे प्रभाव में तो डिजीज़ पैदा कर देना, स्पॉइलेज पैदा कर देना, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसमें बुरे में आ जाएगी। ठीक है, अच्छे में क्या होता है, अच्छे के अंदर तो देखो बहुत सारे इसमें कार्बन के साइकिल, ये जो साइकिल और न्यूट्रिशन का मामला जो रहता है, ये जितने भी लाइफ साइकिल चलते हैं, ये जो साइकिल चलते हैं न्यूट्रिशन के, उनमें इनका रोल रहता है। सॉइल के अंदर सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने के काम आ गया। दूसरा, बेकरीज के अंदर बहुत सारे काम आते हैं, एल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्रियाँ होती है उसके अंदर भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, दूध से दही बनाने वाला, तो ये सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है। तो ठीक है, तो डेयरी की माइक्रोबायोलॉजी होती है तो डेयरी की माइक्रोबायोलॉजी लिख देते हैं उसमें कि डेयरी के अंदर जितने भी उत्पाद बनते हैं तो उसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है। एल्कोहल बनाने वाली जगह होती है वहाँ पे भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है। तो मतलब सब जगह पे माइक्रोबायोलॉजी का रोल रहता है। माइक्रोब्स का कुल मिला के हर जगह पे उनका नाम आएगा ही आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली क्या होगा, ये माइक्रोब्स की ही एक प्रोसेस होती है। इसमें सारी जितनी भी लगभग प्रोसेस होती है अपने जो इन्वायरमेंट के अंदर, उसमें माइक्रोब का रोल रहता है, इसलिए माइक्रोबायोलॉजी की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि वो जैसे माइक्रोब्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो उसके बारे में अपना थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट बनाया मैंने। हिस्ट्री के ज़्यादा कुछ नहीं, लंबा चौड़ा नहीं पढ़ना, अपने हिस्ट्री है भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक तुम लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो इसके अंदर देखो कुछ चीज़ें इसमें, सबसे पहले नाम आता है देखो ल्यूवेनहोक, इसका तो याद ही कर लो, इसको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ही है। ठीक है, और इसने क्या किया था, माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था। एक मर्चेंट था ये, ठीक है, माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। माइक्रोस्कोप में ज़्यादा इसने कुछ ही नहीं किया था, एक सीधा लोहे का एक फट्टा, इसने एक फट्टी ली और उसके अंदर क्या किया था, एक लेंस जड़ दिया था। तो वो सिंपल सा माइक्रोस्कोप था। एक व्यापारी आदमी था तो व्यापारी आदमी का दिमाग वैसे ही चलता है। ठीक है, बढ़िया बुद्धि का था, इसने माइक्रोस्कोप का, तो वो सबसे पहला माइक्रोस्कोप था, सिंपल माइक्रोस्कोप था। और उसके बाद में उसने क्या किया, उस लेंस के माध्यम से उसने क्या किया था, सबसे पहले लिविंग सेल या जो माइक्रोब सूक्ष्म जीव जो था उसको सबसे पहले देखने का काम किसने किया था, ल्यूवेनहोक ने किया था। और उस चीज़ को उसने नाम दे दिया एनिमलक्यूल्स और लिटिल एनिमल्स। इसने क्या बोल दिया, एनिमलक्यूल्स और लिटिल एनिमल्स, मतलब सबसे छोटा जीव जिसका नाम दिया था इसने किसने, ल्यूवेनहोक ने। और ठीक है, आज के टाइम में वो क्या नाम, किस नाम से जाने जाते हैं, जिनके बारे में अपने पढ़ते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ये सबसे पहले क्या है, सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किए थे, ल्यूवेनहोक ने किए थे। इसकी वजह से अपने को माइक्रोब्स का पता चला और इसकी वजह से अपने माइक्रोबायोलॉजी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या था, फ्रांसिस्को रेडी। ठीक है, फ्रांसिस्को रेडी था। अब उसमें कुछ एक ऐसी कंडीशन थी, देखो एक स्पॉन्टेनियस जनरेशन थी। माइक्रोब्स के डेवलपमेंट पे बहुत ऐसे कंट्रोवर्सी रहा कि उसके अंदर कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन है, इसमें इन लोगों का मानना क्या था, जो अब के साइंटिस्ट थे उसके बाद के, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का मतलब ये था कि उस टाइम में लोगों ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसको बोलते हैं कि कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि निर्जीव वस्तु से सजीव का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, निर्जीव से सजीव की उत्पत्ति हुई है, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे, कुछ साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने प्रूव किया था कि निर्जीव से न होकर सजीव वस्तु से या फिर उसका माइक्रोब से या फिर कोई भी सूक्ष्म जीव का, कोई सूक्ष्म जीव है उसका डेवलपमेंट होता है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ उत्तरदायी रहती है, तो उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, फ्रांसिस्को रेडी था, इसने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था कि एक मीट के ऊपर मैगट बनना, मीट के ऊपर मैगट। देखो मीट जो होता है उसको अपने खुला छोड़ देंगे तो उस पर मक्खियाँ आएगी तो मक्खी के आने की वजह से उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, मैगट्स, उसके अंडे बन जाते हैं। ठीक है, अंडे से उसमें से क्या निकलेगी, मक्खी निकलेगी। तो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, ये चीज़
उसमें बता दिया कि जो मीट था, ठीक है, वो डेड मैटर हो गया, ठीक है, एक तरीके से डेड मैटर हो गया। अब उसको खुला छोड़ देंगे तो कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि हाँ ये जो डेड मैटर है या फिर जो मीट है, मीट बॉईल करके छोड़ दिया वो डेड हो गया। तो डेड होने के बाद में उसमें क्या था कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे मानते हैं कि उसको हवा में खुला छोड़ दो तो उसके अंदर से क्या बन गया, उसके अंदर से जीव बन गया। लेकिन उस चीज़ को कैसे गलत साबित किया, उस चीज़ के लिए कौन उत्तरदायी था, वो चीज़ इसने फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया था, उस मीट वाले बॉक्स को क्या कर दिया, ढक दिया। उस मीट वाले बॉक्स को एक फ़िल्टर से ढक दिया। उस फिल्टर से ढक दिया तो उसके अंदर जितने भी हवा जा रही है वो उस फिल्टर से फिल्टर होकर जाएगी। तो उसकी वजह से उसमें से क्या होगा, कोई भी माइक्रोब्स या फिर मक्खी उस तक नहीं पहुँच पाएगी। तो नहीं पहुँच पाने की वजह से उसके अंदर कोई मैगट डेवलप नहीं हुए। अगर जो खुला पड़ा है तो उसके ऊपर मक्खी के बच्चे या फिर उसमें अंडे उत्पन्न हो गए, ठीक है। तो ये क्या था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, मतलब निर्जीव वस्तु से सजीव का उत्पन्न होना, ठीक है। तो उस धारणा को इसने गलत साबित किया था। उसके बाद में क्या था, स्प्लेंजानी था, ठीक है। स्प्लेंजानी ने क्या किया था, इसने एक सबसे पहला ये किया कि स्पॉन्टेनियसली कोई भी चीज़ का विकास नहीं हो पाता, ठीक है। उसने क्या किया, उसने बॉइल्ड बीफ को एक सील फ्लास्क के अंदर रख दिया। उसने बॉयल मीट को एक सील फ्लास्क के अंदर रख दिया और उसको बंद कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं डेवलप हुए, उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स नहीं डेवलप हुए। तो ये सिंपल सा इसने प्रूव करके बता दिया। अब इसके बाद में क्या था, जॉन नीदम ने क्या किया, इसने एयर का रोल बताया, ठीक है। इसने क्या बताया, एयर का रोल देखो अपने मान सकते हैं कि अब देखो एयर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो एयर माइक्रोबायोलॉजी का मतलब एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं। तो एयर माइक्रोबायोलॉजी में नीदम ने क्या किया, एयर का एक रोल उसने प्रूव किया कि अगर हवा के अंदर माइक्रोब्स होंगे, अगर वो हवा कोई चीज़ के कांटेक्ट में आएगी या फिर कोई भी जैसे सेप्रोबिक नेचर के माइक्रोब्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जहाँ पे न्यूट्रिशन होगा तो उस न्यूट्रिशन के लिए वहाँ पे माइक्रोब्स चले जाएंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी ग्रोथ दिखाई देगी या फिर उस भाग में वो ग्रो कर जाएंगे। तो उसके बाद में वो क्या करेंगे, उसका स्पॉइलेज करेंगे ताकि उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इसने क्या किया, इसने स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए एयर को एसेंशियल बताया, ठीक है। तो इसने क्या किया, एयर वाज एसेंशियल फॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ माइक्रोब्स। इसने हवा का उसमें रोल बताया था स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अंदर कि हवा के द्वारा ये चीज़ें उत्पन्न होती है, ठीक है। अब इसने क्या किया, एक फ्लास्क लिया और उसको सील कर दिया। उस फ्लास्क को इसने क्या कर दिया, सील कर दिया, ठीक है। और उस चीज़ को अब इसमें क्या हुआ था, इसको आगे एक्सपेरिमेंट किसने करके बताया था कि ये सुलझे और श्रोडर ने, ठीक है, श्रोडर एंड टी वॉन डूस, इसने क्या किया था, इसको आगे किया था, ठीक है। इसका रिसर्च था जिसको आगे इसने स्टडी किया था, ठीक है। अब इसने क्या किया था, इसके अंदर देखो सीधा सा था जो फ्लास्क था, उसके ऊपर उसने क्या लगा दिया था, कॉटन का फिल्टर लगा दिया था, ठीक है। इसने कॉटन का फिल्टर लगा दिया था। इस जगह पे क्या पता चला कि कॉटन का फिल्टर यानी कि कॉटन एक फिल्टर की तरह काम करता है। ये चीज़ इनोवेट हो गई। देखो एक रिसर्च करते हैं तो उसके साथ में कोई दूसरी चीज़ भी इनोवेट हो जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया था, इसको कॉटन को एक फिल्टर के तौर पे काम में लेने लग गए, ठीक है। जैसे पहले कॉर्क बोरर वगैरह ऐसे कॉर्क की ढक्कन लगाते थे, ठीक है। तो लकड़ी का इससे गुटका बना होता था, उसको लगा देते थे। तो कॉटन का प्लग लगाना मतलब एक फिल्टर की तरह काम करना जो कि साफ हवा को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होने देता है, ठीक है। इसके अंदर से एंटर हो जाती है हवा, ठीक है, कॉटन से। तो आजकल जो अपने लेबोरेटरी वर्क करते हैं तो उसके अंदर कॉटन का ही लगभग मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया था, ठीक है। अब इसने वही कोई भी बॉइल्ड सॉल्यूशन बनाया था और उस सॉल्यूशन के अंदर इसने कंटामिनेशन का होने का बताया था कि हवा अगर फिल्टर होके जा रही है तो उसके अंदर कोई कंटामिनेशन नहीं, अगर हवा फिल्टर नहीं होके जा रही तो उसके अंदर कोई ना कोई माइक्रोब्स ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या था कि माइक्रोब्स वर फिल्टर्ड आउट ऑफ द कॉटन, मतलब कॉटन जो होता है ना,
कॉटन एक फिल्टर ही हो गया, क्योंकि हवा तो उसके अंदर से पास हो जाएगी, लेकिन कॉटन को इकट्ठा कर देते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ पोर्स रह जाते हैं, तो हवा तो क्रॉस हो जाती है, लेकिन उन पोर्स के माध्यम से कोई माइक्रोब्स नहीं पहुंच पाता। ठीक है, जैसे कोई फ्लास्क है तो फ्लास्क के ऊपर अपने जैसे कॉटन का प्लग लगा देते हैं, तो कॉटन से हवा अंदर चली जाएगी लेकिन माइक्रोब्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जॉन नीदम का एक्सपेरिमेंट था जिसको आगे कॉटन के, अगर इनोवेशन की बात करें तो कॉटन के बारे में क्या बताया था, नीदम ने तो बताया था एयर का रोल। ठीक है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन में कोई भी माइक्रोब्स के डेवलप होने का एयर का रोल बताया था। उस एक्सपेरिमेंट को आगे श्रोडर और टी वॉन डूस ने इसको आगे बढ़ाया और इसने एक नया इनोवेशन कर दिया, जिसको आपने मान सकते हैं कि वो कॉटन को एक फिल्टर की तरह काम करने का तरीका बता दिया। और उसने बता दिया कि कॉटन का प्लग लगा देते हैं तो उसके माइक्रोब्स जो होते हैं वो कॉटन के अंदर रह जाते हैं, कॉटन के बाहर रह जाते हैं, और हवा जो रहती है वो फिल्टर हो जाती है इससे। तो उसके बाद में आता है लुईस पास्चर। देखो लुईस पास्चर का माइक्रोबायोलॉजी में बहुत बड़ा रोल है। लुईस पास्चर का पास्चराइजेशन इसने दिया था। पास्चराइजेशन मतलब माइक्रोब्स को ख़त्म करना। ठीक है, तो पास्चराइजेशन इसने दिया था। और उसके बाद में किण्वन की प्रोसेस होती है, उसमें भी इसने किण्वन का फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी इसका रोल था। ठीक है, तो लुईस पास्चर ने भी क्या किया था, इसने भी एक एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इसके लिए स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को गलत साबित करने के लिए इसने क्या किया था, इसने एक फ्लास्क लिया था जिसकी नेक थी गूज नेक फ्लास्क जिसको बोलते हैं, हंस के आकार की या फिर एस आकार का, इस प्रकार की उसने क्या की थी, फ्लास्क की नेक लगाई थी। ठीक है, तो ऐसे फ्लास्क की नेक लगी हुई थी ये, तो इसको गूज नेक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो इसमें क्या था कि इसने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एक फ्लास्क लिया और उस फ्लास्क के अंदर ब्रोथ का मतलब न्यूट्रेंट का लिक्विड था। ठीक है, न्यूट्रेंट का लिक्विड था। तो इसके बाद में इसने क्या किया था, इसके ऊपर इस प्रकार से फ्लास्क की ऐसे गूज नेक यानी कि हंस के आकार, गर्दन के आकार की है, इसने उसका मुंह बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि इसने इसको बॉईल कर दिया। ठीक है, बर्नर से इसको बॉईल कर दिया। बॉईल करने से क्या होता है, कोई भी माइक्रोब्स होता है उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती, इसमें कोई भी माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं हो पाता। ठीक है, अगर इसके अंदर हवा भी चली जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसको इंक्यूबेट कर दिया। इंक्यूबेट करने का मतलब इसको ठंडा कर दिया, थोड़े टाइम के लिए इसको रख दिया। तो उसमें क्या हुआ, फिर उसी फ्लास्क में क्या हुआ, इसको जब ठंडा करने के लिए छोड़ दिया तो ठंडा करने में एक चीज़ देखो, ये जो फ्लास्क की शेप थी इस वजह से क्या होता कि हवा जो अंदर आती है उसके अंदर क्या होता है, जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो कहाँ रुक जाते हैं, इसी घुमाव के अंदर। वो माइक्रोब्स क्या होंगे, इस लिक्विड तक नहीं पहुंच पाते और वो यहीं हवा में, इसमें नेक जो होती है उस नेक के अंदर अटक जाते हैं, तो वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। फिर भी ये क्या होता है, ये बिल्कुल प्योर कल्चर रहता है, ये कल्चर जो होता है बिल्कुल प्योर रहता है। फिर उसमें क्या किया इसने कि इसी फ्लास्क की ये गर्दन हटा दी, इसी फ्लास्क की ये गर्दन हटा दी। और जब इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करते टाइम तो देखो उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन बॉईल करने के बाद में बिना नेक के फ्लास्क में इसने क्या किया, इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो उसके बाद में क्या हुआ, इसमें बहुत सारे माइक्रोब्स ग्रो कर गए और इसका स्पॉइलेज कर दिया, तो ये इसका गूज नेक एक्सपेरिमेंट था। तो इसने किस पर्पज से बताया, जैसे निदम ने बताया कि हवा, ठीक है, एयर का रोल रहता है, तो एयर की वजह से इसमें एयर के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन मिलेगा, वो उस सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखो, एक इसमें आता है निर्जमीकरण की प्रोसेस। ठीक है, निर्जमीकरण, ठीक है, स्टरलाइजेशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, निर्जमीकरण या जिसको स्टरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये अब तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा इसके बारे में
ठीक है। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन भी आएगी और इसको स्टरलाइजेशन के मेथड भी आने चाहिए, कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, कितनी तरीके से इसको निर्जमीकरण कर सकते हैं अपने। तो निर्जमीकरण का मतलब क्या हो गया, निर्जमीकरण का मतलब हो गया कि कोई भी सरफेस से, ठीक है, कोई भी सतह से सूक्ष्म जीवों को, माइक्रोब्स को या जर्म्स को, ठीक है, सूक्ष्म जीवों या जर्म्स कीटाणु को, ठीक है, सूक्ष्म जीवों को मारना या पूर्णतया हटाना, ठीक है। बिना कोई सड़न के, बिना कोई सड़न के। अब ये सीधा सा प्रोसेस होता है कि रिमूवल और किलिंग ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, फ्रॉम ए सरफेस, ठीक है, विदाउट स्पॉइलेज और विदाउट लूजिंग द प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी गुण जो होता है उसका नुकसान के बिना, या फिर कोई भी सरफेस से, कोई भी, जैसे सरफेस का मतलब यहाँ हो गया, जैसे अपने पानी का स्टरलाइजेशन करना है तो पानी का स्टरलाइजेशन मतलब पानी के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनको मारना। अब उस सरफेस से, उस पानी से अपने को पूरी तरह से क्या करना है, उसमें माइक्रोब्स को मारना है, तो उसमें अलग अलग मेथड्स काम में लेंगे, ठीक है। तो ये निर्जमीकरण की परिभाषा हो गई कि एक कोई भी चीज़ से माइक्रोब्स को हटाना या रिमूव करना, ठीक है, किल करना उसको, ताकि उसका जिस चीज़ से अपने हटा रहे, जैसे दूध है, ठीक है, दूध में से अपने माइक्रोब्स को हटाना है, लेकिन दूध की प्रॉपर्टी भी ख़राब नहीं करनी, कि दूध की प्रॉपर्टी भी ख़राब नहीं करनी, इसका स्पॉइलेज नहीं करना, इसकी सड़न नहीं होना चाहिए और उसमें से माइक्रोब्स हट जाने चाहिए। तो उस चीज़ को अपने क्या बोल देते हैं, निर्जमीकरण, ठीक है। इसके मेथड्स क्या होते हैं, देखो, भौतिक निर्जमीकरण के मेथड होते हैं भौतिक रासायनिक, ठीक है। तो भौतिक मेथड में क्या आ जाएंगे, देखो, भौतिक जो प्रकार होता है उसमें क्या आता है, हीट, ठीक है, उसमें क्या होता है, हीट, उष्मा, ठीक है, हीट आ गई। हीट के अंदर क्या आ जाएगी, ड्राई और वेट, ड्राई हीट और वेट हीट, ठीक है। शुष्क उष्मा और नमी वाली उष्मा, ठीक है। वेट हीट स्टरलाइजेशन में क्या काम में लेते हैं अपने, ऑटोक्लेव, इसमें क्या काम में लेते हैं, ऑटोक्लेव इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर काम में आने वाली चीज़ है। ऑटोक्लेव में होता क्या है, देखो सीधा सा बता देता हूँ, इसमें 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और 15 PSI इसमें दाब होता है पर स्क्वायर इंच, जो इसका दाब होता है, ठीक है, LB पास्कल जिसको बोलते हैं। 121 डिग्री सेंटीग्रेड, 121 डिग्री तापमान और 15 PSI प्रेशर होता है पर स्क्वायर इंच, इसका प्रेशर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इतने तापमान पे इसको क्या करते हैं, इसकी टाइमिंग होती है कि 15 मिनट के लिए या 15 से 20 मिनट के लिए अपने, अगर ऑटोक्लेव एक मेटल की बॉडी होती है, देखो प्रेशर कुकर जो होता है ना, उसको अपने ऑटोक्लेव बोल सकते हैं, ठीक है। एक मेटल की बॉडी होती है, इसमें एक रोड लगी रहती है, इसके ऊपर एक सरफेस रहती है, इसके ऊपर अपने कोई भी चीज़ अपने स्टरलाइजेशन के लिए छोड़ देते हैं। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, ठीक है, इसके ऊपर एक गेज लगा रहता है, इसके ऊपर एक एग्जॉस्ट वाला सीटी लगी रहती है। तो ये सीधा सा इसके अंदर प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या होता है। इसके अंदर हीट, इसके अंदर पानी भरते हैं, ठीक है, पानी की वजह से क्या होगा, इसके अंदर क्या बनेगी, स्टीम बनेगी, पानी की वजह से इसमें क्या बनता है, स्टीम, तो इसको स्टीम स्टरलाइजेशन भी बोल देते हैं। स्टीम बनेगी और ऊपर ढक्कन लगा होता है, तो वो चीज़ क्या करेगी, इसको प्रेशर बनाएगी, वो क्या बनाएगी, भाप बनेगी। तो भाप का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा, भाप बनेगी तो वो बाहर नहीं निकलेगी और प्रेशर बनता जाएगा, तो वो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसको कम कर देता है। जैसे कुकर के अंदर खाना जल्दी पक जाता है, तो उसी हिसाब से, ठीक है। तो इसमें स्टीम बनेगी, वो वापस इस पर प्रेशर डालेगी, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, अपने गेज में रीडिंग आती जाएगी और टेम्परेचर इसका 121 डिग्री हो जाएगा। उसको 15-20 मिनट तक इस अवस्था में रखना पड़ता है कि 121 डिग्री 15 PSI प्रेशर पे उसके अंदर जो भी चीज़ होगी वो पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, पूर्णतः शुद्ध हो जाएगी, मतलब उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है इसमें, देखो, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा क्या होता है,
ओवन के अंदर, ठीक है। ओवन के अंदर, ओवन तो ड्राई हीट होती है, ठीक है। ओवन क्या होता है, ड्राई हीट होता है। उसमें 120 डिग्री सेंटीग्रेड, 160 डिग्री सेंटीग्रेड और 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको 2 से 3 घंटे तक अपने कोई भी चीज़ को रख देते हैं। तो उसमें कौन सी चीज़ को रखना होता है ये डिपेंड करता है इन पे, ठीक है। वो अपने लैब की लेबोरेटरी प्रैक्टिकल करते हैं तो उस टाइम उसमें डिस्कस कर लेंगे। वैसे लिक्विड वाली चीज़ों को स्टीम स्टरलाइजेशन करते हैं और जो सूखी होती है उसको ओवन के अंदर, तो हीट है, हीट से सीधा कर लेते हैं। उसके बाद में क्या होता है, फ्लेम स्टरलाइजेशन। फ्लेम स्टरलाइजेशन मतलब आग जला के आग के अंदर से कोई भी चीज़ को निकाल दो। तो आग तो वैसे ही अपने आप में क्या हो गया, हीट ही है। तो ये स्टरलाइज मतलब वो किल कर देगी माइक्रोब्स को। तो ये तो आ गया इसका फिजिकल मेथड, ठीक है। केमिकल मेथड है, 2-3 चीज़ें होती है देखो स्टरलाइजेशन में। अब स्टरलाइजेशन के अंदर एक चीज़ और होता है, स्टरलाइजेशन में रेडिएशन भी काम में आती है। रेडिएशन भी क्या होता है, जैसे अल्ट्रावायलेट रे हो गया, अल्फा बीटा गामा, ये रेज जो होती है इनको भी इसमें काम में लेते हैं माइक्रोब्स को मारने के अंदर। रेडिएशन अलग हो गया। अब एक चीज़ इसके अंदर केमिकल में बात करें अपने, तो इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ केमिकल के अंदर। एक तो एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल जो इथेनॉल जो होता है वो काम में लेते हैं अपने 70% और 99%। तो इथेनॉल जो होता है अपने जो सैनिटाइज़र काम में लेते हैं ना, उसमें इथेनॉल होता है। तो वो सैनिटाइज़र क्या करता है, वो माइक्रोब्स को मारने का काम करता है। उसके अलावा क्या होता है, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, वो भी काम में आता है। ये क्या आता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। तो ये क्या होते हैं। और उसके अलावा क्या होता है, डिटर्जेंट भी तो क्या है, एक स्टरलाइजर का ही काम करता है। तो साबुन और सर्फ से याद होते हैं, तो वो भी स्टरलाइजर का ही काम करते हैं। तो ये केमिकल्स होते हैं, सब जगह काम में आने वाली चीज़ें। जैसे लेबोरेटरी इक्विपमेंट में इसमें साफ़ करना होता है, उसमें काम आ जाते हैं। या फिर कोई भी अपने सरफेस को साफ़ करना होता है तो उसमें ये चीज़ें काम में आती है। तो ये स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्टरलाइजेशन का मतलब निर्जमीकरण। तो केमिकल और फिजिकल दोनों टाइप की तुम लोगों को पता होना चाहिए। मोटे मोटे तौर पे इतना ही होता है इसके अंदर, और अपने यही काम में आता है, ठीक है। अब उसके बाद में इसमें कुछ रेडिएशंस की बात है, वो भी इसमें स्टरलाइजेशन में काम में आती है। तो उसमें अल्ट्रावायलेट रे होती है, यूवी लाइट जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें 250 nm की 250 से 250 से 300 nm इसकी रेंज रहती है, ठीक है। इस तरंग दैर्ध्य की जो होती है वो अपने इसमें काम में लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि 15 मिनट तक अगर कहीं भी अल्ट्रावायलेट रेज को छोड़ देते हैं कोई भी रूम के अंदर, जैसे लेमिनार एयर फ्लो बना होता है लेबोरेटरी कंडीशन के अंदर, ऐसे मशीन होती है, इक्विपमेंट होती है जो उसमें जिसके अंदर अपने कोई भी काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, एक हाइजीन कंडीशन प्रोवाइड करती है उसके अंदर। किससे मरते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज से मर जाते हैं, ठीक है। वो 15 मिनट तक जला के छोड़ देते हैं तो उसमें माइक्रोब्स जो होते हैं वो किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टरलाइजेशन। अब इसके अंदर कुछ टेम्परेचर का भी वेरिएशन रहता है, जैसे ड्राई हीट है और वेट हीट है। तो ड्राई हीट के अंदर अगर 180 डिग्री 160 डिग्री है तो वो ओवन का कंडीशन हो गया। अगर अपने टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें, टाइम और इसको टेम्परेचर दोनों को, ठीक है, तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अपने 30 मिनट रखते हैं, ठीक है। और एक रखते हैं 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये एक हल्का सा सोक जैसा हो गया। तो ये एक टिंडलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, उसको भी अपने पढ़ेंगे। तो एक 62 डिग्री ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम और लो टेम्परेचर हाई टाइम, ठीक है। तो ये लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। तो इसमें क्या होता है कि इसको बोलते हैं पास्चुराइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन किसके लिए काम में लेते हैं, दूध के लिए। दूध में से जो बेसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने के लिए, लैक्टोबैसिलस जो होता है ना वो दूध को खट्टा कर देता है। तो उसको खट्टा होने से बचाने के लिए, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए क्या करते हैं अपने, या तो उसको 62 डिग्री पे 30 मिनट, इसमें कुछ और होता है शायद 62.3 डिग्री होता है, ठीक है। तो 62 पॉइंट समथिंग है, ये चेक कर लेना। तो 62 डिग्री 30 मिनट के लिए और 71 डिग्री 71.7 डिग्री अपने 15 सेकंड के लिए रखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं अपने,
पास्चुराइजेशन मतलब इस जगह इस टेम्परेचर पे क्या होता है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसमें लैक्टोबैसिलस मर जाएगा तो वो दूध स्टोर करने के काम में होता है। तो इसमें टिंडेलाइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें क्या होता है, एक बार तो उसको टेम्परेचर दे दिया, जैसे 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको टेम्परेचर देके थोड़े टाइम के लिए, तो वो एक बार जितने भी सेल्स होगी वो सारी मर जाएगी। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, दूध को वापस ठंडा होने देते हैं। दूध वापस ठंडा होगा तो उसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स होंगे उनकी सेल्स वापस एक्टिव होगी। फिर उसके बाद में एक बार इसको हीट का शॉक और दे देते हैं, तो उस वजह से वो क्या होता है, टिंडेलाइजेशन बोलते हैं। मतलब टेम्परेचर को कम ज़्यादा करके बैक्टीरिया को मारना, उसको टिंडेलाइजेशन बोल देते हैं। तो ये सिंपल सी प्रोसेस होती है पास्चुराइजेशन की, ठीक है। और स्टरलाइजेशन के अंदर ही आता है ये, ठीक है। स्टरलाइजेशन में भौतिक और केमिकल दोनों टेक्निक आज अपन ने डिस्कस कर ली। बाकी जो अपने हैं वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।